हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं प्रियंका तोदानी एंड मैं फिर से आपके लिए लेके आ गई हूं एक और सब टॉपिक ऑफ चैप्टर 10 इंटरनल ट्रेड क्लास 11 बिजनेस स्टडीज। स्टूडेंट्स, आज है बहुत ही खास दिन क्योंकि आज मैं वो टॉपिक पढ़ाने वाली हूं जिसकी रिक्वेस्ट आप बहुत दिनों से कर रहे थे, दैट इज जीएसटी। जीएसटी एक न्यू टॉपिक है आप सबके लिए क्योंकि आप फर्स्ट टाइम टैक्सेशन पढ़ने वाले हैं, वो भी क्लास 11th में। इसकी नॉलेज होना इज अ ग्रेट थिंग क्योंकि आगे आपको बहुत काम आएंगे बेसिक नॉलेज। इसके अलावा स्टूडेंट्स, ये जो चैनल जिस पर आप अभी हैं इसको आपको लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, उन्हें बताना है कि मैग्नेट ब्रेन्स एक हाई क्वालिटी 100% फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जहां पर हम आप सभी को पढ़ाते हैं केजी से लेके क्लास 12 तक की कंप्लीट एजुकेशन। आप किसी भी क्लास में हो इंग्लिश मीडियम की, आपको कंप्लीट एजुकेशन मिलेगी। एनसीईआरटी रिफ्रेशर सब कुछ कवरेज कराया जाता है फॉर सीबीएसई बोर्ड। इसके अलावा स्टूडेंट्स, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो हिंदी मीडियम से हैं, चाहे फैमिली में चाहे रिलेटिव्स में अगर कोई स्टूडेंट्स हैं आपके पहचान में जो हिंदी मीडियम से हैं, उनके लिए एक बहुत ही स्पेशल न्यूज़ है कि मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी है। सो आपको उन्हें उस हिंदी मीडियम चैनल के बारे में बताना है और ये भी बताना है कि अगर वो क्लास 6 to 12 के बीच में है सो दे कैन डेफिनेटली अवेल द क्लासेस एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन फ्रॉम आवर यूट्यूब चैनल, जहां पर हम 6 to 12 की एजुकेशन आपको प्रोवाइड करते हैं फॉर दिल्ली, यूपी, बिहार, एमपी एंड राजस्थान बोर्ड। ये सारे स्टेट बोर्ड्स कवर्ड हैं। इसके अलावा कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको नोट्स चाहिए होते हैं, बुक्स चाहिए होती हैं। सो यस, वी प्रोवाइड ई नोट्स एंड ई बुक्स एज वेल, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। एंड एनसीईआरटी एंड रिफ्रेशर्स कवरेज के साथ जो भी कोर्स आपको प्रोवाइड होता है दैट इज फुली ऑर्गेनाइज्ड अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, दैट इज डीपीपीस, जिससे आपकी प्रिपरेशन होगी बहुत ज्यादा एनहांस। सो चलिए स्टार्ट करते हैं ये सब टॉपिक जिसका आपका तो बहुत टाइम से इंतजार था, दैट इज जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सो जीएसटी क्यों आया था, सबसे पहले वो डिस्कस करते हैं। सो क्या था पुरानी टैक्स रेजिम में, जो हमारा टैक्सेस थे, इनडायरेक्ट टैक्स का रेजिम थी, वहां पर डबल टैक्सेशन होता था, कॉम्प्लेक्स टैक्स स्ट्रक्चर था, टैक्स ऑन टैक्स लगता था और यूनिफॉर्म टैक्सेशन जैसी कोई चीज नहीं थी। सो इन सारी चीजों को एलिमिनेट करते हुए 1 जुलाई 2017 को जीएसटी आया। अब जीएसटी है क्या? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स विच हैज रिप्लेस्ड मेनी इनडायरेक्ट टैक्सेस इन इंडिया लाइक वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स, एक्साइज ड्यूटी और बहुत सारे ऐसे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे जहां पर डबल टैक्सेशन होता था। सो वन नेशन वन टैक्स की रेजिम के अंदर जीएसटी आया। The Goods and Service Tax Act was passed in the Parliament on 29th of March 2017। हमारे भारत की पार्लियामेंट में ये जो जीएसटी का एक्ट था ये पास हुआ था 29 मार्च 2017 को। इसके अलावा ये एक्ट आया था 1 जुलाई 2017 को, जैसे मैंने आपको बताया। The Government of India implemented GST following the credo of this thing called as One Nation One Tax and wanting a unified market in order to ensure smooth flow of goods एंड सर्विस। मतलब वो क्या चाहती थी सरकार चाहती थी एक ही चीज, दैट इज यूनिफॉर्म टैक्सेशन, एंड एक और चीज दैट इज एबॉलिशमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स टैक्स स्ट्रक्चर। ठीक है। सो बार बार क्या होता था, जो बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे पुराने जमाने में यानी 1 जुलाई 2017 के पहले, वहां पे हर चीजों पे बार बार टैक्स लगता था, डबल टैक्सेशन होता था, जिस वजह से कस्टमर्स को बहुत नुकसान होता था, इवन चीजें यूनिफॉर्म नहीं थी। ठीक है, तो जीएसटी का आना बहुत टाइम से चलता रहा था, फ्रॉम द ईयर 2000 द टॉक्स हैव बीन इन पिक्चर, बट फाइनली 2017 में वो आया, जहां पर 29 मार्च को पार्लियामेंट में एक्ट पास हुआ था और 1 जुलाई को फाइनली आ चुका था। ठीक है, तो जीएसटी को सभी ने बहुत अच्छे से अपनाया, इंडिया की पूरी जनता ने, एंड इट इज वेरी बेनिफिशियल टू द इकोनॉमी। हमारी कंट्री की ग्रोथ के लिए जीएसटी का आना बहुत जरूरी था। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, फर्दर लेट्स स्टडी टाइप्स ऑफ टैक्सेस अंडर जीएसटी। कौन कौन से टैक्सेस हैं जो जीएसटी में हम पढ़ेंगे। तो आप कभी रेस्टोरेंट गए होंगे, आपने देखा होगा बिल पे लिखा होता है सीजीएसटी, एसजीएसटी। सो कभी आपके मन में क्यूरियोसिटी आई कि ये जीएसटी के जो टैक्सेस हैं ये क्या हैं। सो लेट्स स्टडी दैट। सो फर्स्ट है सीजीएसटी यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। So it is GST levied on intra-state supply of goods or services by the center। अब ये कहाँ पे लेवी होता है, ये किस लिए लेवी होता है? इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स पे या फिर सर्विसेज पे।
ठीक है। अब एसजीएसटी क्या होता है? इट इज द जीएसटी लेविड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय द स्टेट इंक्लूडिंग यूनियन टेरिटरीज विद द लेजिस्लेचर, ठीक है। अब नेक्स्ट है आईजीएसटी, इट इज द जीएसटी लेविड ऑन इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज एंड इज कलेक्टेड बाय द सेंटर। आईजीएसटी इज इक्विवेलेंट टू द सम टोटल ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। अब आप बोलोगे मैम आप क्या बोल गई, हमें समझ में ही नहीं आया। सो स्टूडेंट्स, इसको हम समझेंगे बहुत ही आसान भाषा में। बस मैं चाहती हूँ कि आप इसको अच्छे से एक बार नोट डाउन करिए, जो चीज़ें मैं आपको मार्क करवा रही हूँ। फर्स्ट नोट डाउन करिए टाइप्स ऑफ टैक्सेस अंडर जीएसटी, ठीक है, मेरे साथ नोट डाउन करते चलिए। सो स्टूडेंट्स लिखिए यहाँ पर टाइप्स ऑफ टैक्सेस अंडर जीएसटी। यहाँ पे आपको लिखना है सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। फर्स्ट आपका आएगा सीजीएसटी, सेकेंड आएगा एसजीएसटी और थर्ड आएगा आईजीएसटी, ठीक है। अब आपको पता है कि व्हाट इज सीजीएसटी? सीजीएसटी यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इट इज जीएसटी लेविड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय सेंटर, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स and services levied by center, okay, levied by center, okay students। सो इसको लिखिए आप सीजीएसटी के अंडर। थोड़ा सा हम यहाँ पे स्लो चलेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब एसजीएसटी पे आते हैं। यहाँ पर भी इंट्रा स्टेट ही है, बट देखिए फर्क क्या है। इट इज द जीएसटी लेविड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय द स्टेट इंक्लूडिंग यूनियन टेरिटरीज विद द लेजिस्लेचर। तो इट इज लेविड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस बाय द स्टेट, ठीक है। इंट्रा स्टेट supply of goods and services by the state, ठीक है। अब यहाँ पे यूनियन टेरिटरी भी इंक्लूडेड है। चलिए अब आते हैं फर्दर, लास्ट आईजीएसटी, इन दोनों का सबमिशन होता है। सो इट इज द जीएसटी लेविड ऑन इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस एंड इज कलेक्टेड बाय द सेंटर। ये इंटर स्टेट है, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लेविड बाय सेंटर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जिन चीज़ों पे मैं बॉक्स बना रही हूँ उस पे आप भी बॉक्स बनाइए, ठीक है। एंड जिस पे लाइन बना रही हूँ उसको आप भी अंडरलाइन करिए। इसको बनाइए अच्छे से, देन हम आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, इतना आपने लिख लिया। अब आगे सुनिए कि मान लीजिए अगर आपने मान लीजिए सपोज आपने कुछ दिल्ली में परचेज किया है। सो लेट्स सपोज you have bought something in Delhi, कोई भी गुड्स आपने परचेज किए हैं, तो पार्ट ऑफ जीएसटी
कौन ले लेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसका नाम है CGST, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, कौन लेगा ये पार्ट ऑफ जीएसटी? सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सेम चीज ये भी विद इन स्टेट है, ये भी विद इन स्टेट ही है, तभी इंट्रा स्टेट लिखा है। इंट्रा स्टेट मतलब विद इन स्टेट। बस कलेक्शन कौन कर रहा है स्टूडेंट्स? कलेक्शन कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, बात समझ में आई? अब इस पे आइए एसजीएसटी पे। यहाँ पर भी अज्यूम कर लेते हैं कि लेट्स सपोज यू हैव बॉट समथिंग, लेट्स सपोज कि आपने हैव बॉट गुड्स इन दिल्ली। तो दिल्ली की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो आपसे जीएसटी लेंगी, जिसका नाम है, वो भी पार्ट जीएसटी, जिसका नाम है एसजीएसटी, सेंट्रल स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब मान लीजिए आपने दिल्ली से कुछ खरीदा है और आप महाराष्ट्र के हैं, तो यहाँ पे दो स्टेट्स इन्वॉल्व हो गए, है ना। सो ये स्टेट टू स्टेट जो होता है, यहाँ पर आईजीएसटी चार्ज होता है। तो केंद्र सरकार क्या करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट ये जीएसटी आपसे कलेक्ट कर लेगी एंड फिर बाकी स्टेट गवर्नमेंट्स को खुद ही डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। इसको हम बोलते हैं आईजीएसटी। ठीक है, इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार मैं फिर से आपको समझाती हूँ। जीएसटी तीन तरीके का होता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। सो यहाँ पर हम मानते हैं, फर्स्ट हम स्टडी कर रहे हैं सीजीएसटी। तो सीजीएसटी इंट्रा स्टेट होता है, इंट्रा मतलब विद इन, इंटर मतलब स्टेट टू स्टेट। ठीक है, सो इंट्रा मतलब विद इन द स्टेट ही सप्लाई होती है गुड्स और सर्विस की, जैसे इन दिल्ली ही हो रही है। ठीक है, बट यहाँ पे जो कलेक्शन है वो कौन कर रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट। अब यहाँ पर एसजीएसटी में जो कलेक्शन है वो कौन कर रही है? स्टेट गवर्नमेंट। बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझा रही हूँ। और आईजीएसटी में जो कलेक्शन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही कर रही है, बट दो स्टेट्स इन्वॉल्व हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्शन करने के बाद दोनों स्टेट्स को उनका हिस्सा दे देगी, बट अभी के लिए कलेक्शन कौन कर रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट ही कर रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आई होप आपको ये बेसिक सा डिफरेंस समझ में आया। चलिए लेट्स प्रोसीड to the explanation part. So it is GST levied on intra-state supply of goods or services by the center, है ना। तो मतलब कौन लेवी करता है ये टैक्स? सेंट्रल गवर्नमेंट। कलेक्शन कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। और इंट्रा स्टेट मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? विद इन द स्टेट। अब with state goods and service tax, so it is the GST levied on intrastate supply of goods। तो ये भी within the same state ही होता है। अब स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट ये टैक्स कलेक्ट कर रही है। कौन कलेक्ट कर रही है? स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा, मैम आप यहाँ यूनियन टेरिटरीज लिख रहे हो, तो जो भी गवर्निंग गवर्नमेंट है वो ही कलेक्ट करेंगे। नाउ इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इट इज द जीएसटी लेविड ऑन इंटर स्टेट। इंटर स्टेट मतलब स्टेट टू स्टेट, वन स्टेट टू अनदर स्टेट। ठीक है, अब सप्लाई हो रही है गुड्स एंड सर्विसेज की, और कौन कलेक्ट कर रहा है? सेंटर, यानी कलेक्शन किसके थ्रू हो रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। ठीक है, आईजीएसटी इज इक्विवेलेंट टू सम टोटल ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। मतलब एक फॉर्मूला है कि आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज इक्वल्स टू सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स प्लस स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, तो ये आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। आई होप आपको इतनी बेसिक नॉलेज ग्रैब हो चुकी है। चलिए फर्दर प्रोसीड करते हैं स्टूडेंट्स। सम फैक्ट्स अबाउट जीएसटी। फर्स्ट, सिंगल टैक्स स्ट्रक्चर। सो जीएसटी एम्स टू subsume us multiple taxes into one single tax across the country and make goods uniformly priced across India. In this process, some goods become costly and some become cheaper. अब क्या हो रहा था पहले, मान लीजिए कि एक मैन्युफैक्चरर है, ये टॉयज बना रहा है ना। टॉयज में इसने डॉल्स बनाना चालू किया, कॉटन की जो कपड़े वाली डॉल्स होती है ना, वो बनाना चालू किया। ठीक है, अब क्या हुआ कि यहाँ पर उसने प्लास्टिक वाली डॉल्स भी बनाना चालू किया, हर तरीके के वो टॉयज बना रहा था। एंड इसके अलावा
कार्स की मैन्युफैक्चरिंग, जो स्मॉल कार्स होती है ना टॉयज वाली, उसकी भी मैन्युफैक्चरिंग उसने स्टार्ट करी। अब ये जो मैन्युफैक्चरर था, ये फैक्ट्री थी गुजरात में। अब गुजरात में ये फैक्ट्री थी। अब क्या हुआ कि रॉ मटेरियल जो कॉटन है, दिस दे आर टेकिंग फ्रॉम मध्य प्रदेश, ठीक है, ये डिफरेंट स्टेट हो गया और ये डिफरेंट स्टेट हो गया। प्लास्टिक दे आर टेकिंग फ्रॉम महाराष्ट्र, रिसाइकल प्लास्टिक वो यूज कर रहे थे महाराष्ट्र से। तो यहाँ पे 3 स्टेट्स का इन्वॉल्वमेंट हुआ। जब यहाँ पे रॉ मटेरियल आ रहा है टैक्स लगेगा, यहाँ पे टैक्स लगेगा, फिर जब ये सेल होगा तब टैक्स लगेगा। कितनी बार टैक्स लग रहा था, है ना। और मैन्युफैक्चरिंग पे भी टैक्स लगेगा। इन टैक्सेस का पहले नाम था स्टूडेंट्स वैल्यू एडेड टैक्स या फिर एक्साइज ड्यूटी, जो मैन्युफैक्चरिंग पे लगती थी, ठीक है। बट मैं उतना डाइव नहीं करूंगी डीप में, बट आपको ये समझ में आया कि जब स्टेट टू स्टेट ट्रांजैक्शंस होते थे तो मल्टीपल टैक्सेस लगते थे, ठीक है। बट सिंगल टैक्स स्ट्रक्चर से क्या होगा, जब जब सप्लाई होगी तब तब टैक्स लगेगा, ठीक है। सो जीएसटी एम्स टू सबस्यूम अ मल्टीपल टैक्सेस इनटू वन सिंगल टैक्स अक्रॉस द कंट्री एंड मेक गुड्स यूनिफॉर्मली प्राइस्ड अक्रॉस इंडिया, ठीक है। तो सारे गुड्स की प्राइसेस पूरे भारत में अलग अलग नहीं होंगी, है ना। कई बार पहले क्या होता था कि जितना टैक्स उतना जोड़ के पैसा लिया जाता था, बट अब मल्टीपल टैक्सेस को एक सिंगल टैक्स में बदल दिया गया है। जैसे वैट, एक्साइज, है ना, ये सब बदल के क्या हो गया है, वन नेशन वन टैक्स, दैट इज जीएसटी, ठीक है। सो हम बात करें सिंगल टैक्स स्ट्रक्चर, ये फर्स्ट बेनिफिट है जीएसटी का, ये फर्स्ट फैक्ट है। सेकेंड, इफेक्ट ऑन प्राइसेस। With the implementation of GST, luxury goods have become costlier, while items of mass consumption have become cheaper. तो जो गुड्स लग्जरी के थे वो महंगे हो चुके हैं एंड जो गुड्स ज़्यादा कंज्यूम किए जाते थे वो सस्ते हो गए हैं। तो ये भी एक फैक्ट है जीएसटी के रिजल्टेंट। नाउ कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, जीएसटी एक कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, यानी जब जब आप कोई गुड्स और सर्विस कंज्यूम करोगे तब तब आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। इट इज हर सप्लाई, हर पॉइंट ऑफ सप्लाई पर ये टैक्स लगता है। क्या बोला मैंने, point of supply. So GST is a consumption based tax, that is the tax is received by the state in which the goods and services are consumed and not by the state in which such goods are manufactured, है ना। तो जिस स्टेट में वो गुड्स एंड सर्विसेज यूज हो रहे हैं, कंज्यूम हो रहे हैं, और जिस स्टेट में कस्टमर उसे खरीद के यूज कर रहा है वहीं पर टैक्स लगेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ऑनलाइन एक ड्रेस ऑर्डर करी, ठीक है, मैंने ऑनलाइन एक ड्रेस ऑर्डर करी, वो कंपनी कैलकाटा में थी, मैंने वहां से एक साड़ी ऑर्डर करी, ठीक है, बट मैं इसे कंज्यूम कर रही हूँ मध्य प्रदेश में, ठीक है, तो मध्य प्रदेश में टैक्स लगेगा। सो जहां पे कंजम्पशन हो रहा है वहीं पर टैक्स लगता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड इन तमिलनाडु एंड ट्रेवल्स थ्रू द कंट्री बिफोर इट रीचेस दिल्ली वेयर द बायर और कंज्यूमर पेज टैक्स फॉर इट, बोथ द सेंटर एंड स्टेट हैव देयर शेयर इन दिस टैक्स, ठीक है। ये स्टेट टू स्टेट ट्रांजैक्शन होता है, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का भी शेयर होता है, स्टेट गवर्नमेंट का भी शेयर होता है, जिसको हम सीजीएसटी एसजीएसटी बोलते हैं, ठीक है। सो कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, यानी कि जहां पर प्रोडक्ट या सर्विस कंज्यूम होगी, गुड्स या सर्विस कंज्यूम होगी, वहीं पर वो टैक्स लेवी होगा, ठीक है। एंड उसका पार्ट शेयर केंद्र सरकार के पास जाएगा और पार्ट शेयर राज्य सरकार के पास जाएगा। क्लियर? इसको हम क्या बोलते हैं, कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। नाउ इनवॉइस मैचिंग, इनवॉइस मैचिंग क्या होता है देखिए। So Indian GST will have mechanism of matching of invoices. Input tax credit of purchased services and goods will be available only when the inward supply details filed in the buyer matches the outward supply details filed in by the supplier. GST network is a self-regulating mechanism which not only checks tax frauds and tax evasion but also brings in more and more business into formal economy. So अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि कोई भी धांधली नहीं कर सकता, अगर शुद्ध हिंदी भाषा में बोलूं तो, है ना। क्यों? किसकी देन है ये? आईटीसी की, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिसका न्यूमेरिकल भी है आपके सिलेबस में। सो ध्यान दीजिए, इनवॉइस मैचिंग। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स ये समझते हैं व्हाट इज इनवॉइस। इनवॉइस मतलब कि जब आप कोई भी चीज परचेज कर रहे हैं तो उसका आपको बिल मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इनवॉइस बोलते हैं, ठीक है। सो इंडियन जीएसटी विल हैव मैकेनिज्म ऑफ मैचिंग द इनवॉइसेस। सो हमारे भारत का जो जीएसटी है वहां पर इनवॉइसेस मैच होते हैं, ठीक है। इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ परचेज्ड सर्विसेज एंड गुड्स विल बी अवेलेबल ओनली व्हेन द इनवर्ड सप्लाई डिटेल्स filed in by the buyer matches the outward supply details filed in by the supplier, ठीक है। अब आप इसको लिखिए, देन मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ।
अब स्टूडेंट्स यहाँ पे इनवॉइस मैचिंग होती कैसे है, आपको ये थ्योरी पढ़ के थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा। ये जो थ्योरी मैंने आपको लिखवाई कि व्हेन द इनवर्ड सप्लाई डिटेल्स फाइल्ड इन बाय द बायर मैचेस द आउटवर्ड सप्लाई डिटेल्स फाइल्ड इन बाय द सप्लायर, जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अवेलेबल देन। अब ये क्या चीज़ है, चलिए समझते हैं। सो स्टूडेंट्स, इनवॉइस मैचिंग का प्रोसेस हम समझेंगे। अब मान लीजिए ये सेलर है, ठीक है, ये जब जब गुड्स सेल करेगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, जीएसटी पोर्टल पर उसका इनवॉइस अपलोड करेगा। क्यों भाई, जीएसटी रिटर्न भरना पड़ता है इसलिए इनवॉइसेस तो डालने ही पड़ेंगे। अब बायर है, ठीक है, जिसने गुड्स परचेज किए हैं, इसको भी तो इनकम टैक्स पे करना पड़ता है, ठीक है। सो यहाँ पर वो जीएसटी पोर्टल पर इनवॉइस अपलोड करेगा। अब इन दोनों की इनवॉइसेस क्या होंगी, मैच होगी। गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है यहाँ से इन दोनों की इनवॉइसेस मैच होंगी। एंड अगर ये दोनों इनवॉइसेस मैच हो जाती हैं, ठीक है, तो इन लोग आईटीसी के हकदार होते हैं। आईटीसी क्या होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, है ना। इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब कि अगर ये चीज़ फीजिबल होती है तो इनकी जो टैक्स लाइबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। चलिए स्टूडेंट्स फर्दर देखते हैं कि एक बिजनेस है, उन्होंने गुड्स खरीदे 10,000 रुपए के, ठीक है, एक बिजनेस हाउस है, उन्होंने गुड्स खरीदे 10,000 रुपए के एंड पेस 18% जीएसटी 1800 रुपये उन्होंने पे किया। अब उन्होंने जो गुड्स परचेज किए होंगे, हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग वगैरह के लिए परचेज किए होंगे, ठीक है, सो उन्होंने तब जीएसटी पे किया 18%। वो कोई और होलसेलर था जिससे वो रॉ मटेरियल उन्होंने खरीदा ताकि वो खुद मैन्युफैक्चरिंग कर सके। अब जब उनके गुड्स तैयार हो गए तो उन्होंने गुड्स बेचे 20,000 रुपए के और बायर से जीएसटी कलेक्ट किया 3600 का, ठीक है। अब उन्होंने बायर से 3600 का जीएसटी कलेक्ट किया, खुद पे किया उन्होंने 1800, ठीक है। तो बिजनेस क्या करेगा, दोनों इनवॉइसेस अपलोड कर देगा जीएसटी पोर्टल पर। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है 3600 माइनस 1800, इतनी से उसकी टैक्स लाइबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। एंड इससे क्या होगा, टैक्स ऑन टैक्स वाला फंडा जो है वो लागू नहीं होगा कि टैक्स पे टैक्स लग रहा है ना, एक ही बार टैक्स पे हो रहा है। इससे इवन गुड्स की जो प्राइस है वो भी कम हो जाएगी। एक बार फिर से समझाती हूँ, देखिए यहाँ पे ध्यान से, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ टॉपिक पड़ता है 11th क्लास लेवल पर। इनवॉइस मैचिंग, अब आपको मैचिंग तो पता है, आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई चीज़ मैच करते हैं, हम क्यों कर रहे हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो इनवॉइस मैचिंग क्या होता है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ परचेज सर्विसेज एंड गुड्स विल बी अवेलेबल। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट एक बेनिफिट होता है जो अवेलेबल है बायर को भी सेलर को भी, ठीक है। बट ये अवेलेबल कैसे हो पाता है, जब हम इनवॉइस मैचिंग करते हैं। इनवॉइस मैचिंग का जो डिफरेंस अमाउंट होता है तब अवेलेबल होता है, ठीक है। सो इनपुट टैक्स क्रेडिट से क्या होता है, सबसे पहले तो टैक्स लाइबिलिटी रिड्यूस होती है। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय टैक्स लाइबिलिटी रिड्यूस होती है, स्टूडेंट्स जो आप सरकार को पैसे भरते हैं एज अ बायर, जब आप इनकम टैक्स भरते हैं या फिर जीएसटी रिटर्न भरते हैं, या एज अ सेलर जब आप जीएसटी रिटर्न भरते हैं, या फिर आपका ई-वे बिल वगैरह का पिक्चर है, तो ये सब चीजें जब आप सरकार को भरते हैं, ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स होती है सरकार को टैक्स पे करना। सो वहां पर आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, वहां पर आपकी टैक्स लाइबिलिटी इतने रुपए से कम हो जाती है। बट ये कब मिलती है, जब आप इनवॉइस मैचिंग अवेलेबल हो। सो इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ परचेज सर्विसेज एंड गुड्स विल बी अवेलेबल ओनली व्हेन बायर और सेलर के इनवॉइसेस मैच करें, ठीक है। मतलब कि अगर आप धांधली कर रहे हो, इसलिए बोलते हैं पक्का बिल लो, है ना, बोलते हैं कि नहीं, मतलब अगर धांधली ले रहे हो तो सरकार भी आपको सपोर्ट नहीं करती अगर आप कुछ गड़बड़ कर रहे हो तो। सो इनवर्ड सप्लाई डिटेल्स फाइल्ड बाय द बायर, बायर जब जीएसटी पे करता है तो वो इनवर्ड डिटेल्स पोस्ट करता है, यानी कि जीएसटी पोर्टल पे अपलोड करता है। यस और नो, आपने देखा होगा जब फॉर्म भरते हैं अपन तो, ठीक है, जैसे आप कोई एग्जाम फॉर्म भरते हो, ठीक है, तो आप अपनी 10th की मार्कशीट 12th की मार्कशीट लगाओगे ना, ठीक है। तो अभी तो खैर आप 12th में नहीं हो, बट 10th की तो लगाओगे। मान लो आप 12th अपीयरिंग कैंडिडेट की तरह दे रहे हो, 10th की मार्कशीट तो लगानी पड़ेगी। तो वो जो मार्कशीट है वो पोर्टल, जहां भी एग्जामिनेशन, जिस भी एग्जामिनेशन पोर्टल पे आप अपलोड करते हो, वहां पर वो रीड होती है। यस और नो, सिमिलरली
यहाँ पर भी जब आप आईटीसी क्लेम कर रहे हो, यानी आप अपनी टैक्स की लाइबिलिटी को, यानी अपनी टैक्स की अमाउंट को रिड्यूस करना चाहते हो, सरकार को आप अगर कम टैक्स पे करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे बेनिफिट उठा सकते हो। कैसे? आपको अपनी जो बिल की डिटेल्स हैं, आपने जो परचेस किया उसकी इनवॉइस आपको अपलोड करनी पड़ेगी जीएसटी पोर्टल पे, और सेलर ने भी जो आप सेल की हैं चीज़ें, है ना, सेलर ने भी जो सेल किया या सेलर ने जो परचेस किए कहीं से, जितने भी ट्रांजैक्शन सेलर के हैं, तो वो भी अपने इनवॉइसेस अपलोड करेगा। आपका इनवॉइस एज अ बायर सेलर के साथ अगर मैच कर देता है तो ही आईटीसी के लिए आप एलिजिबल हो। यस और नो? सो इनपुट टैक्स क्रेडिट बेसिकली आप सिंपल भाषा में ये समझिए अपनी टैक्स लाइबिलिटी को कम करने का एक जरिया, ठीक है, कम टैक्स भरना पड़े सरकार को, उसका एक जरिया है, ठीक है। इसके प्रैक्टिकल्स भी हैं जो आपके सिलेबस में आएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। सो जीएसटी नेटवर्क एक सेल्फ रेगुलेटिंग मैकेनिज्म है, यानी कुछ भी नहीं करना कोई पर्सन को, ना आपको किसी को फोन करनी है, सब कुछ सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है जीएसटी के पोर्टल पे, विच नॉट ओनली चेक्स टैक्स फ्रॉड्स एंड टैक्स इवेजन बट ऑल्सो ब्रिंग्स इन मोर एंड मोर बिजनेस। अब अगर आप इनवॉइस अपलोड करते हो और वो इनवॉइस फर्जी निकला तो आप पकड़ा जाओगे, ठीक है, आप आईटीसी नहीं क्लेम कर पाओगे, और पकड़ा भी जाओगे वो बात अलग है। तो जीएसटी सिस्टम इतना ज्यादा बोलते हैं ना, इतना ज्यादा एक्टिव हो चुका है कि फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज भी और टैक्स इवेजन वाली एक्टिविटीज वो पकड़ लेता है। सो ये हमारे देश की इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है। अब हमने ये भी समझा कि इनपुट टैक्स क्रेडिट में कैसे एक बिजनेस इनपुट टैक्स लेता है अगर उनने कोई रॉ मटेरियल परचेज किया मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए, सो उन्होंने कुछ जीएसटी पे किया होगा, और जब उन्होंने गुड्स सेल किए तो उन्होंने कुछ जीएसटी कलेक्ट किया होगा, ठीक है। सो जो प्रोडक्ट वो सेल कर रहे हैं उसका जीएसटी वो ऑलरेडी पे कर चुके हैं पहले, जब वो प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल वो परचेज कर रहे थे, तो उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट का डिडक्शन मिलना चाहिए, यस और नो, जो कि 1800 रुपए का आ रहा है। इससे जो उन्होंने पहले टैक्स पे किया जब रॉ मटेरियल वो खरीद रहे थे, वो टैक्स ऑन टैक्स वाली जो लाइबिलिटी है वो नहीं होगी एंड एक ही टैक्स लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बेनिफिट होता है और इसी वजह से हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी कॉस्ट भी कम आती है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इनवॉइस मैचिंग। अगर इनवॉइस मैच नहीं करेंगे तो आईटीसी भी क्लेम नहीं कर पाओगे, और आईटीसी क्लेम नहीं कर पाओगे तो टैक्स लाइबिलिटी रिड्यूस नहीं होगी, और आईटीसी में धांधली करोगे और अगर आप इनवॉइसेस अपलोड नहीं करोगे तो वहां पे भी पकड़ा जाओगे विद द टैक्सेशन एंड द इवेजन फ्रॉड्स, ठीक है। टैक्स इवेजन का मतलब होता है टैक्स की चोरी, कुछ भी चीजों को गैप दिखा के टैक्स की चोरी करना। आई होप स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। अभी हम आने वाले सेशन में इसका न्यूमेरिकल भी करेंगे। अब एंटी प्रॉफिटेरिंग मेजर, अब यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है? इट इज वन ऑफ द की फीचर्स ऑफ द रिसेंटली इंप्लीमेंटेड जीएसटी लॉ। अब हमारा जो जीएसटी का लॉ है उसका ये की फीचर है, दीज मेजर्स प्रिवेंट एंटिटीज फ्रॉम मेकिंग एक्सेसिव प्रॉफिट्स। तो ये एंटी प्रॉफिटेरिंग मेजर क्या है कि जो बिजनेसेस बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे थे धांधलियां करके, ये वाला जो मेजर है वो उनको प्रिवेंट करेगा, ठीक है। एज पर द एंटी प्रॉफिटेरिंग मेजर द बेनिफिट ऑफ रिड्यूस्ड टैक्स GST tax rate and increased input tax credit should be passed on to the consumer in the form of reduced price, है ना। आप अगर एज अ सेलर आईटीसी क्लेम कर रहे हो कि मैंने मैन्युफैक्चरर को पैसा दिया जीएसटी, अब मैं कस्टमर से कलेक्ट कर रहा हूं, तो उसमें मेरा ये जो है इसमें मैं बेनिफिट क्लेम कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप अगर एज अ सेलर बेनिफिट उठा रहे हो इनपुट टैक्स क्रेडिट का, अपनी टैक्स लाइबिलिटी कम कर रहे हो, तो बायर को उसका बेनिफिट कैसे मिलेगा? बायर को उसका बेनिफिट इस तरीके से मिलेगा कि आप प्रोडक्ट की प्राइस कम रखोगे, है ना। प्रोडक्ट की प्राइस कम होगी तो उसका एक्सपेंडिचर कम होगा, उसकी सेविंग्स बढ़ेंगी। यस और नो? अ नेशनल एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी NAA हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दीज प्रोविजंस। सो अगर कोई बिजनेस आईटीसी का लाभ उठा रहा है तो उसको कस्टमर को भी वो लाभ पास ऑन करना है। वन नेशन वन टैक्स के अंदर बिजनेस की तो लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही है, बट कस्टमर को कैसे भला होगा? जब प्रोडक्ट की प्राइस कम होगी। अगर आप प्रोडक्ट की प्राइस भी ज्यादा रख रहे हो तो कस्टमर तो एक ऐसा पर्सन बन जाएगा जो हर तरफ से पीसा जा रहा हो। यस और नो? इसलिए NAA नेशनल एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी ये बोलता है दैट if the benefit of the reduced tax rate and increased ITC should be passed on to the consumer in the form of reduced price of product or service, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना ही है क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स लेट्स प्रोसीड फर्दर। एंटी प्रॉफिटेरिंग मेजर आपको समझ में आया। रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। अब जीएसटी का रजिस्ट्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अ बिजनेस हुज एग्रीगेट टर्नओवर, टर्नओवर मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है। ऑपरेशंस रन करके जितना भी कमाई हुई उसको बोलते हैं टर्नओवर, ठीक है। यहाँ पर अ बिजनेस हुज एग्रीगेट टर्नओवर इन फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स 20 lakhs हैज टू कंपल्सरीली रजिस्टर अंडर जीएसटी। अगर कोई बिजनेस का एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख से ऊपर चले जाता है तो उनका रजिस्ट्रेशन जीएसटी में कंपलसरी है। दिस लिमिट इज सेट एट 10 lakhs फॉर नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिली स्टेट्स फ्लैग्ड एज स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। तो कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स होते हैं जिनके लिए ये लिमिट 10 लाख है, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न और हिली स्टेट्स हैं, ठीक है। बट ये 20 लाख है फॉर अदर स्टेट्स, ऑल अदर स्टेट्स, है ना। कब होगा ये किस बारे में बात हो रही? टर्नओवर के बारे में, ठीक है। सो बिजनेस हुज एग्रीगेट टर्नओवर इन अ फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स 20 lakhs हैज टू कंपल्सरीली रजिस्टर फॉर जीएसटी। एंड उसके बाद इनकी जो लिमिट है 10 लाख हो जाती है अगर नॉर्थ ईस्टर्न एज वेल एज हिली स्टेट्स हैं, जो कि स्पेशल कैटेगरी में आते हैं, जो हमेशा हाई रिस्क पे रहते हैं, तो उनके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जो कंपल्सरी लिमिट है वो 10 lakhs है, ठीक है। सो 20 lakhs फॉर नॉर्मल स्टेट्स एंड नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिली एरियाज के लिए इट इज 10 lakhs स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये पूरा जीएसटी का लेसन बहुत अच्छे से समझ में आया। इट इज सुपर इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। अगले सेशन में स्टूडेंट्स हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। कोई भी डाउट्स आपको आते हैं डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपको कुछ न्यूमेरिकल्स इसके एग्जाम्पल चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बट 11th के परस्पेक्टिव से आपको इतनी ही बेसिक नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि जीएसटी एक समुंदर है, उसमें जितना डीप घुसो घुसते ही जाओगे, ठीक है। बट जितना 11th के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है आपको उतना ही लर्न करना चाहिए। एग्जामिनेशन में टाइप्स ऑफ जीएसटी पूछा जा सकता है। दिस इज अ कोर सब टॉपिक विच कैन बी आस्क्ड। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये सेशन समझ में आया। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड उन्हें बताइए कि मैग्नेट ब्रेन्स इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हाई क्वालिटी 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है, वो भी इतने अच्छे से कि आपके एग्जाम के मार्क्स ऑटोमेटिकली इनहांस हो जाएंगे अगर आप कंसिस्टेंट हैं। वी प्रोवाइड यू फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्सेज अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th ऑन दिस चैनल फॉर सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। एंड हमारा एक और चैनल है दैट इज हिंदी मीडियम चैनल, जहां पर हम आपको दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड की एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स ये जो एजुकेशन है हिंदी मीडियम चैनल की दैट इज फ्रॉम क्लास 6th टू क्लास 12th। एंड इन क्लासेस के अलावा अगर आपको फ्री टाइम बचता है एंड यू वांट टू डू समथिंग न्यू, यू कैन वॉच अवर वैदिक मैथ्स एंड स्पोकन इंग्लिश एक्स्ट्रा को करिकुलर कोर्सेज फॉर इनहांसिंग योर नॉलेज एंड इंग्लिश बेस इफ यू फील सो। अपार्ट फ्रॉम दैट क्रैश कोर्स आपका चालू होगा अराउंड दिसंबर। ई नोट्स एंड ई बुक्स भी आपको मिल जाएंगे। अगर आपको नोट्स बनाने में डिफिकल्टी होती है, वी हैव अ सोल्यूशन फॉर यू दैट इज ई नोट्स एंड ई बुक्स, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। एज वेल एज यूट्यूब चैनल पर आपको सारे वीडियोज सिस्टमैटिकली मिल जाएंगे सीक्वेंस में, और उसके साथ साथ प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको केस स्टडीज के सारे वीडियोस मिलेंगे, आपको सीबीएसई सैम्पल पेपर सॉल्यूशंस के सारे वीडियोस मिलेंगे, सारी क्लासेस की जो क्लास 12th का अपलोड हुआ है ना, सारे सब्जेक्ट्स का, सॉरी। इसके अलावा स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर बिजनेस स्टडीज के आपको कंप्लीट लेसन्स मिलेंगे। सो आपको बहुत ध्यान से सारी चीज़ों को पढ़ना है। एंड अगर हम देखें हमारे अदर सोशल मीडिया हैंडल्स, वी पोस्ट अमेजिंग कंटेंट ऑन इंस्टाग्राम, वी पोस्ट अमेजिंग कंटेंट ऑन फेसबुक एज वेल। तो दोनों को फॉलो करना। ट्विटर पे अगर आप हो तो फॉलो मैग्नेट ब्रेन्स, एंड व्हाट्सएप पे भी हमसे कनेक्ट होइए जल्द से जल्द। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव डाउनलोडेड अवर ऐप एंड वेबसाइट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में बहुत ही जल्द, जहाँ पे हम न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। थैंक यू गाइज।